नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शोर डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं और देख सकते हैं आप कितना स्कोर आप यहाँ पर इससे कर सकते हैं। और ये प्रश्न आपको जिस टाइट एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से रीट कर रहे हैं, सी टेट कर रहे हैं, यू टेट, सुपर टेट, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना रिक्त स्थान सहायता करता है। तो यहाँ पर उत्तर हमें देखना है कि जो रिक्त स्थान बीच में दे रखा है इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो सकता है। चारों विकल्पों को देखें तो पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, दूसरा स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, या फिर थर्ड है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखने में, और फोर्थ है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाता है कि पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है उसमें संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता, कहानी, कथन का प्रयोग करना, ये स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कविता, कहानी, कथन का प्रयोग पर्यावरण अध्ययन में कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीना प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यानी कि दोनों के अंदर जो अंतर हम देख पा रहे हैं, ये विकासात्मक सिद्धांत के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, बातचीत या व्यक्तित्व विभिन्नता। तो यहाँ पर सीधा उत्तर हमारा बन जाता है व्यक्तित्व भिन्नताओं के सिद्धांत की ओर संकेत करता है, क्योंकि दोनों का जो अध्ययन करने का तरीका है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, भिन्न है, और यहीं पर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत लागू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, मधुबनी के चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो मधुबनी जो पेंटिंग होती है, यहाँ पर चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार कौन से रंगों का उपयोग करते हैं? सोने चांदी के को घोल कर बनाए गए पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर, या अति उत्तम गुणता के फाइबर पेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से मधुबनी जो है ये बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है, चित्रकला है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो रंग उपयोग में लाए जाते हैं वो होते हैं पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। तो यहाँ पर मधुबनी जो चित्रकला होती है वो पीसे हुए चावल के रंगीन घोलों से बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो देखिए, जुलाई से सितंबर, जनवरी से मार्च, अक्टूबर से दिसंबर और अप्रैल से जून। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका बन जाता है जो कि होगा विकल्प 3, अक्टूबर से दिसंबर। अब देखिए, अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए क्यों सबसे अच्छा माना जाता है, ये भी आपको कारण समझना है। तो देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए जो समय होता है इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस समय जो फसल होती है वो रबी की फसल होती है और उसमें गेहूं, चना, सरसों आदि फसलें बोई जाती है। तो मुख्य रूप से जो सरसों की फसल होती है, सरसों के फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं देखने को इस समय अंतराल में, और सरसों के फूलों पर जो मधुमक्खी के मक्खियाँ होती है वो बैठ कर के मकरंद इकट्ठा करती है और ज़्यादा से ज़्यादा शहद जो होता है वो प्राप्त होता है इस समय अंतराल के अंदर। तो इसलिए फूलों की अधिकता होती है सरसों के इस समय पे। तो इसी कारण से ये समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से, बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा जो होती है वो हो जाती है किस प्रकार की? किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त, या फिर उर्वर हो जाती है, या फिर बंजर हो जाती है। तो देखिए, जब हम एक ही तरह की फसल का बार बार उपयोग
करते हैं और उगाते हैं और साथ ही साथ रसायनों का प्रयोग करते हैं तो वो जो मृदा होती है वो बंजर हो जाती है, यानी कि उसकी उपजाऊ क्षमता जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए और रसायनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही उत्तर होगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, जैवमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य कथन को देखना है जैवमंडल रिजर्व के बारे में। तो फर्स्ट है, यहाँ पर इसकी सीमा के अंदर कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है। दूसरा है, संरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती है। थर्ड, यह केवल पादप और जानवरों के संरक्षण के लिए है। और फोर्थ है, ये क्षेत्र जैव विविधता और वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। तो निश्चित रूप से जैवमंडल रिजर्व जो होता है ये क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए होता है। तो सत्य कथन इसमें ऑप्शन फोर्थ होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो कहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए? प्रकरणों में, अंतर्निर्मित पुस्तक में, अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में या फिर पाठ के अंत में। तो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तक है उनमें अभ्यास और गतिविधियों को उपलब्ध करवाना चाहिए और ये होता है प्रकरणों में अंतर्निर्मित। फर्स्ट विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आपने जो छोटी कक्षाएं हैं, कक्षा 3, 4, 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों को देखा होगा, तो जो भी पाठ दिया होता है उस पाठ को पढ़ते समय उसमें बीच बीच में बहुत से अभ्यास और गतिविधियां, एक्टिविटी दे रखी होती है, तो वो आप पाठ के अंदर ही देखते हैं। तो ये प्रकरणों के अंतर्निर्मित होती हैं और पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ हम कहते हैं ठोस CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसे माइनस टेम्परेचर पर ठोस रूप में लाया जाता है और इसी को हम कहते हैं शुष्क बर्फ। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो शिक्षक होते हैं पर्यावरण अध्ययन के, वो बच्चों को जानवर का चित्र बनाने, उनका अवलोकन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इनके पीछे इस शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो यहाँ पर केवल ए और सी, A, B, C या फिर केवल B। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में सृजनात्मकता भी विकसित हो, अवलोकन रचना कौशल भी विकसित हो और सौंदर्यगत संवेदना भी विकसित हो। कहने का मतलब है A, B, C तीनों यहाँ पर इसमें हमारा सही उत्तर बनेगा। तो विकल्प नंबर 3 इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो देखिए, भारत में तरुण भारत संघ एक समूह है और ये समूह किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो स्कूल में दोपहर में पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित कराने या फिर विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने। तो तरुण भारत संघ जो समूह है, ये समूह है पुरानी झीलों के पुनर्निर्मित करने में। कहने का मतलब है कि ये जो समूह है ये जल संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु जो होती है वो कौन सी होती है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा और निकेल। तो यहाँ पर क्लोरोफिल जो होता है उसमें पाई जाने वाली धातु जो होती है वो होती है मैग्नीशियम। जी हाँ, मैग्नीशियम धातु जो होती है क्लोरोफिल में पाई जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पहला विकल्प इसके लिए उत्तर बन जाता है। और दूसरा विकल्प जो है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट जो विटामिन B12 होता है उसके अंदर पाई जाने वाली धातु होती है। लोहा जो है ये हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु होती है। तो इस प्रकार तीनों का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इन तीनों से बहुत बार प्रश्न बने हैं और पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफिल का पूछा है तो आपको विटामिन B12 और हीमोग्लोबिन। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहली और दूसरी कक्षा, छठी से 8वीं कक्षा, तीसरी से 5वीं कक्षा और 9वीं से 10वीं कक्षा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को स्थान दिया गया है तीसरी से 5वीं कक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर, क्योंकि हम पर्यावरण अध्ययन को पढ़ते हैं कक्षा 3 से 5 के अंदर।
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि, तो यहाँ पर अधिकतम में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के लिए, या फिर सेकेंड है शिक्षक को आराम उपलब्ध करवाने के लिए, थर्ड है यहाँ पर प्रभावी आंकलन को सुगम बनाने में, और फोर्थ है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराने में। तो एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों में शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि अधिगम में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के लिए, और पहला विकल्प होगा इसके लिए सही, क्योंकि शिक्षक जितनी ज़्यादा अधिगम इंद्रियों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे भी वहाँ पर उसको उतना अच्छा सीखेंगे। तो इसके लिए पहला विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर रक्तस्थान के अलावा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, या फिर समस्या समाधान। तो यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान के अलावा मतलब एक को छोड़ करके बाकी तीन तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, पर एक नहीं है। तो वो होगा यहाँ पर थर्ड, व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने। तो क्योंकि व्याख्यान के माध्यम से हम कह सकते हैं कि व्याख्यानों जो होते हैं बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं, छोटी कक्षा में बच्चे व्याख्यान के माध्यम से नहीं सीख पाते हैं। तो इसे छोड़ करके बाकी अन्य तीनों जो हैं ये पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झूम खेती होती है, तो झूम खेती कहाँ पर होती है? केरल, बिहार, मेघालय, या फिर तमिलनाडु। तो ये होती है मेघालय। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। और झूम खेती में जो वहाँ के लोग होते हैं वो खेती करने वाला जो स्थान होता है उसे जलाकर राख में बदल देते हैं और फिर वहाँ खेती करते हैं, और कुछ समय के बाद में, कुछ सालों के बाद में उस जगह को छोड़ करके दूसरे स्थान का चयन भी इसी प्रकार से करते रहते हैं। तो ये झूम खेती होती है। आगे बात करें यहाँ पर बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? तो बायोडीजल के लिए जो पौधा उपयोग में लाया जाता है सोयाबीन, रतनजोत, मूंगफली, या फिर सूरजमुखी। तो यहाँ पर वो पौधा होता है ऑप्शन सेकंड, जो कि है रतनजोत, जो कि बायोडीजल बनाने के लिए उपयुक्त होता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। विधि लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मक, और फोर्थ है यहाँ पर ये सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है ये सभी। यहाँ पर चयनात्मक लिखा है, ये चयनात्मक है, ठीक है। तो फोर्थ विकल्प जो होगा उसके लिए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किस स्थान का अजीविक घटक, या फिर थर्ड है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, और फोर्थ है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम हम उसी को कह सकते हैं जहाँ पर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र रहता है, वही इकोसिस्टम कहलाता है। फोर्थ विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार से आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या अधिक तेज चाल। तो देखिए, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है कि हाथ जो हैं वो स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, और थर्ड विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे देखें। डिस्लेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित होती है। बोलने और सुनने, पढ़ने, या फिर सुनने या फिर बोलने। तो यहाँ पर डिस्लेक्सिया यानी कि एक प्रकार का जो है ये पठन विकार होता है और पढ़ने की समस्या से संबंधित होता है। दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को उपलब्ध होना चाहिए, प्रकरणों के अंतर्निर्मित होना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर बच्चों के आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है और उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो तरीका कौन सा है? गृह कार्य, पोर्टफोलियो, योगात्मक कार्य, आवधिक परीक्षाएं। तो पोर्टफोलियो जो होता है ये बच्चों के आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, और दूसरा विकल्प जो होता है ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत तापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, या फिर है आयन मंडल। तो यहाँ पर जो मध्यमंडल है ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होगी, और थर्ड विकल्प इसके लिए सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण में अनुसरण होता है? निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन फोर्थ इसके लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें वन पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला पाई जाती है उसका चयन करना है। तो पादप, प्लवक, जल पिस्सू, छोटी मछली, तो ये तो जल पारिस्थितिक तंत्र के हो गए, तो पहला यहाँ पर कट जाता है। दूसरा यहाँ पर आता है घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज। तो बिल्कुल यहाँ पर ये हमारे लिए सही उत्तर बन जाता है। थर्ड को देखें, पर्णकर्टक है, सेवाल है, केकड़ा, छोटी मांसाहारी मछली, ये भी हमारा कट हो जाता है क्योंकि ये जल से संबंधित है और यहाँ पर खाद्य श्रृंखला जो है वो पूरी तरह से दे नहीं रखी, तो ये भी कट जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो दूसरा विकल्प होगा हमारा घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, ये वन पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है ये स्थित है? तो यहाँ पर गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? गुजरात, अंडमान द्वीप, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये स्थित है तमिलनाडु में और थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक गर्माहट में तापमान क्षोभ मंडल का बढ़ता है, अयन मंडल का बढ़ता है, मध्य मंडल का बढ़ता है या समताप मंडल का बढ़ता है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ये तापमान बढ़ाता है क्षोभ मंडल का, क्योंकि हमारी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो हमारे क्षोभ मंडल में ही होती है और इसी के कारण जो तापमान है वो बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो वो बढ़ता है क्षोभ मंडल का। तो यहाँ पर पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 या संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2012। थर्ड है यहाँ पर भारतीय जंगल अधिनियम 1927 और फोर्थ है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो देखिए यहाँ पर ये जनादेश दिया गया था जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में और ये जो अधिकार था ये इनसे 1923 में छीन लिया गया था और वापस इन्हें 2007 में ये प्रदान किया गया है। तो जहाँ पर जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर इनका अधिकार है, ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था ये किस शहर में हुआ था? कोपेनहेगन, रियो डी जनेरो, वाशिंगटन या फिर स्टॉकहोम? तो यहाँ पर ये हुआ था रियो डी जनेरो ब्राज़ील में और ये 1992 में हुआ था। एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था और उसी में यहाँ पर जो हमारे पर्यावरण सुरक्षा और हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था। तो दूसरा विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे है? नस्ल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नम भूमि संरक्षण, औषधि पौधे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक प्रोटोकॉल है और दूसरा विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।